लेखक के जो बचपन की बातें थी, बचपन की यादें थी और बचपन के जो कुछ किस्से थे, उन्हीं में से एक किस्सा वो आज हमको सुनाते हैं। और ये जो किस्सा है ये पानी से रिलेटेड है, बारिश से रिलेटेड है। और बचपन में जो थी एक मान्यता थी जो उन्होंने देखी थी, एक अंधविश्वास था जो उन्हें समझ में नहीं आता था कि लोग क्यों करते हैं, लेकिन आज जब उन्हें ये बातें समझ में आती हैं तो वो हमारे साथ वो साझा करते हैं। तो वो कहानी बताते हुए कहते हैं कि मेरे गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसके सदस्य 10 से 18 साल के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने बदन पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहन के रहते थे। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और बादल दूर दूर तक आसमान में कहीं दिखाई नहीं देते थे, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर बोलते थे, बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे पानी दे। ये लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों में धूमधाम से शोर मचाते हुए घूमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर गांव के सभी लोग सावधान हो जाते थे और महिलाएं घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। ये मंडली पानी दे मैया इंद्रसेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाते और तो उस घर के लोग बाल्टी भर उस पानी उस मंडली के ऊपर फेंक देते थे। कुछ लोग जो इस मंडली को पसंद नहीं करते थे वो इसे मेंढक मंडली कहा करते थे, और जो लोग ये मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी वो इस मंडली को इंद्रसेना कहा करते थे। जब जेठ बीतकर आषाढ़ भी आधा गुजर जाता मगर फिर भी बारिश नहीं होती, गांव और शहरों में सूखे से हालात हो जाते, मिट्टी सूख कर जमीन फटने लगती, इंसान और जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते, फिर भी आसमान में बादलों का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता था। ऐसे मुश्किलों हालात में लोग अपने जगह के प्रचलित लोक विश्वास जैसे पूजा पाठ, हवन आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर वर्षा की उम्मीद लगाते थे। जब सब कुछ करके हार जाते तो फिर इंद्रसेना को बुलाया जाता था। अब इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करती हुई, गीत गाती हुई पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक भी पानी मिलने की आशा में ये सब उन्हें ठीक लगता था क्योंकि वो छोटे थे और उनमें ज्यादा दिमाग नहीं था। लेकिन एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी, जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए तड़प रहे हैं और फिर इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्रसेना पर डालकर उसे क्यों बर्बाद करते हैं। उनको लगता था कि ये तो सरासर अंधविश्वास है जो देश को ना जाने कितना नुकसान पहुंचा रहा है। फिर लेखक कहते हैं कि ये इंद्रसेना नहीं बल्कि पाखंड है। अगर ये इंद्रसेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती तो क्या वह पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेती। इस तरह अंधविश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और उनके गुलाम हो गए हैं। लेखक आगे अपने बारे में बताते हैं कि वो भी लगभग इंद्रसेना में शामिल बच्चों की ही उम्र के थे, यानी काफी कम छोटी सी उम्र के थे। उनके अंदर बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार पड़े थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे जिसका कार्य था समाज में सुधार करना और अंधविश्वास को दूर करना। तो ये साफ बात है कि जो हमारे लेखक थे वो अंधविश्वास और इन सब चीजों में नहीं मानते थे। हालांकि लेखक हमेशा अपनी वैज्ञानिक सोच, अपनी साइंस की सोच के आधार पर इन अंधविश्वासों के तर्क ढूंढते रहते थे कि इन अंधविश्वासों के पीछे क्या वजह हो सकती है। फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते थे कि उन्होंने अभी भी अपनी वैज्ञानिक सोच को अलग रखते हुए ऐसे रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था। यानी वो खुद से इन अंधविश्वासों में नहीं मानते थे बल्कि बस अपनी जीजी के कहने पर वो इन सब चीजों को फॉलो करते थे। उन्होंने वो सब बातें मानी जो उन्हें उनकी जीजी ने बस स्नेह से बस उनसे करने के लिए कहा कि जीजी उन्हें बस प्यार से कहती थी कि प्लीज ये काम कर दो, और वो कर देते थे कि उनकी जीजी बुरा ना माने। अगर मैं कुछ कहूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा।
लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यार उनकी जीजी से ही मिला। वो रिश्ते में लेखक की कोई नहीं थी, वो उम्र में भी उनकी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से पहले लेखक को ही पूजा पाठ, तीज त्योहार आदि में बुलाया करती थी और उनके हाथों से ही सारा काम करवाया करती थी, जिससे कि लेखक को उसका पुण्य मिले और लेखक उनकी हर बात मानते थे। वो जरा सा भी जीजी को नाराज नहीं करते थे। लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहा तो लेखक ने साफ मना कर दिया, लेकिन जीजी ने खुद ही बाल्टी भरकर पानी इंद्रसेना के ऊपर फेंक दिया, जिसे देखकर लेखक नाराज हो गए। लेखक को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ है जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो चीज इंसान पाना चाहता है उसे पहले देना, अगर पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इस पर लेखक कहते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी? जब आदमी पानी की एक एक बूंद को तरसे तब पानी की इस तरह बर्बादी को क्या कह सकते हैं? ये तो बेवकूफी हुई। इस पर जीजी थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि देखो भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने उनमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो वो दान नहीं है। दान तो वो है जब किसी के पास कोई चीज कम है फिर भी वो उस वस्तु को दान कर रहा है तो उसको उसके दान का फल मिलता है। लेखक उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि ये सब ढकोसला है और मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अब जीजी फिर लेखक को समझाते हुए कहती हैं कि तू तो पढ़ा लिखा है मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को अनुभव से जानती हूँ कि जब किसान 30 या 40 मन गेहूँ उगाना चाहता है तो उसे 5 या 6 सेर गेहूँ, अच्छा गेहूँ जमीन की क्यारियों में वो फेंक कर जमीन में जो क्यारियां बनाकर वो गेहूं को फेंक देता है और इस तरह जो गेहूं की बुआई होती है। बस हम भी तो पानी की बुआई ही कर रहे हैं। जब हम ये पानी गली में बोएंगे तभी तो शहर, कस्बों और गांव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जीजी लेखक को आगे समझाते हुए कहती हैं कि सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। लेखक ने जब ये संस्मरण लिखा था तब देश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे थे, तो उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि हम अपने देश के लिए करते ही क्या हैं? मांगे तो हर जगह पे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर लोगों के भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार का अंग नहीं हैं? लेखक कहते हैं कि बादल आते हैं और पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिरकार यह स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति हमारे समाज की व्यवस्था पर एक व्यंग है, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग का जो गरीब, बेबस, बेसहारा और अनाथ जो लोग होते हैं उनके लिए हजारों योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को नहीं मिलता। ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं। उच्च अधिकारी वर्ग से लेकर निम्न स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों की जेबें भर जाती हैं, मगर जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें उनका लाभ नहीं मिलता है। विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर ये विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूटी रह जाती है। आई होप आपको ये कहानी समझ आई हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।